दोस्तों आज बात करते हैं आदेश 10 नियम 1 और 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता ऑर्डर 10 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी। जिस रूलिंग पर ये टॉक आज की बेस्ड है उसका डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैं ये चाहूँगा कि आप इस रूलिंग को पूरा पढ़ें। तो जो बेसिक्स हैं वो मैं यहाँ अपनी इस टॉक में डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि अब ऑर्डर 10 रूल 1 एंड 2 का जो इस्तेमाल है वो जनरली बंद कर दिया गया है इन दी सेंस कि बहुत वो प्रैक्टिकल नहीं समझा जाता, क्योंकि अब लोगों की जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है और पहले ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो वहाँ ये ऑर्डर 10 रूल 1 और 2 बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता था। एनीवे चूँकि बड़ा एक दिलचस्प प्रोविज़न है, इसलिए मैं ये आप सबसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑर्डर 10 रूल 1 में जो प्रोविज़न है वो ये है कि किसी भी पार्टी या उनके एडवोकेट, पार्टी टू द सूट या उनके एडवोकेट से कोर्ट एक स्टेटमेंट ले सकती है रिगार्डिंग एम्बिग्विटीज़ इन द प्लीडिंग्स। दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये जो स्टेटमेंट लिया जा सकता है वो ऑन और बिफोर दी फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, इस पर ही लिया जा सकता है। इसके बाद में ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट नहीं लिया जा सकता है। और जैसा आपको पता है कि जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वेरियस रूलिंग्स के मुताबिक मानी गई है वो डेट ऑफ इश्यूज़ सिविल कोर्ट में मानी गई है। तो एक तो बात यह है जो ख्याल रखने की है कि ऑर्डर 10 रूल 1 में जो स्टेटमेंट लिया जा सकता है वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को या उससे पहले कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में इसको ले सकती है। ख़ुद या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे भी ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरी बात यह है इम्पॉर्टेंट इसमें ध्यान रखने की कि एडवोकेट या पार्टीज़ का पर्सनली स्टेटमेंट कोर्ट ले सकती है। और तीसरी बात ख्याल रखने की ये है कि केवल प्लीडिंग्स में जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको साफ़ करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए, उनको एलिसिट करने के लिए, उनको एकदम कोई एम्बिग्विटी ना रहे, इस पर्पज़ से ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट लिया जाता है। और इसमें प्लेंटिफ से भी पूछा जा सकता है कि भाई आपकी प्लीडिंग ये साफ़ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप इसमें बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और इसी तरीके से डिफेंडेंट से भी कहा जा सकता है कि भाई वो उसकी प्लीडिंग्स इस मामले में स्पष्ट नहीं है कि एक स्पेसिफिक फैक्ट जो प्लेंट में कहा गया है वो आप स्वीकार करते हैं, स्वीकार क्या करते हैं। तो इस पर्पज़ से ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट लिया जा सकता है। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं ऑर्डर 10 रूल 1 के स्टेटमेंट को लेते समय। अब आता है ऑर्डर 10 रूल 2। तो क्या फ़र्क है इसमें, ये ज़रा सा इम्पॉर्टेंट होगा। ऑर्डर 10 रूल 2 का स्टेटमेंट वो किसी भी स्टेज पर ऑर्डर 10 रूल 2 का स्टेटमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी स्टेज पर कोर्ट द्वारा लिया जा सकता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट लिया जाएगा मैक्सिमम अप टू द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, और ऑर्डर 10 रूल 2 का जो स्टेटमेंट है वो लिया जा सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। तो अब दूसरा फ़र्क यह है कि ऑर्डर 10 रूल 2 का जो स्टेटमेंट है वो न केवल पार्टीज़ का बल्कि जो पार्टीज़ के साथ कोर्ट रूम में लोग साथ में आए हैं उनका भी स्टेटमेंट कोर्ट ले सकती है, प्रोवाइडेड कोर्ट को ये विश्वास हो कि भाई ये जो कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं या जो उद्देश्य है लिटिगेशन का या कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया है उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो कोर्ट को दे सकते हैं तो कोर्ट उसको पूछ सकती है। तो इसमें बल्कि ऑर्डर 10 रूल 2 में स्टेटमेंट एडवोकेट का नहीं होता है, तो पार्टीज़ का या पार्टीज़ के साथ जो लोग प्रेजेंट हैं उनका स्टेटमेंट होता है। हालांकि कहीं स्पेसिफिक बात नहीं है कि भाई एडवोकेट का नहीं हो सकता, स्टिल जो अपरेंट लैंग्वेज है वो यही बताती है
कि पार्टीज़ का या उनके साथ आने वाले लोगों का स्टेटमेंट इसमें लिया जा सकता है। तो ये तो रही स्टेज की बात। और अब एक बात इम्पॉर्टेंट ये होती है कि ऑर्डर 10 रूल 1 या ऑर्डर 10 रूल 2 के स्टेटमेंट को का जो दर्जा है या उसका जो पर्पज़ है, वो ऑर्डर 18 की तरह एविडेंस रिकॉर्ड पर लाना नहीं है। ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट का पर्पज़ ये है कि जो एम्बिग्यूटीज़ हैं प्लीडिंग्स में, उनको क्लियर कर लिया जाए। और ऑर्डर 10 रूल 2 का पर्पज़ ये है कि किसी भी स्टेज पर अगर रिलीफ के बारे में है या रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़ क्या है, इसके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट लेना चाहती है कोर्ट, तो वो ऑर्डर 10 रूल 2 में ले सकती है। तो इसका पर्पज़ एविडेंस को कलेक्ट करना नहीं है और इन दोनों ही स्टेजेस पे कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती। इसको एविडेंस का दर्जा नहीं आ सकता, कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डर 10 रूल 2 का जो स्टेटमेंट है वो ऑन ओथ नहीं होता, तो लिहाजा इसको एडमिशन की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। इसको अदरवाइज़ किसी भी तरीके से एविडेंस के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। और ऑर्डर 10 रूल 1 या ऑर्डर 10 रूल 2 का पर्पज़ कभी भी ये नहीं हो सकता कि किसी भी पार्टी से कोई पर्टिकुलर फैक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाए या उनको किसी एडमिशन के लिए मजबूर किया जाए। ये कोई पर्पज़ नहीं है। और चूंकि ये ऑर्डर 10 रूल 2 का स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं होता, इसलिए इसी रूलिंग में ये बात भी कही गई है कि ऑर्डर 10 रूल 2 के स्टेटमेंट के आधार पर कोई 340 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती। तो ये पर्पज़ है। तो कुल मिलाकर के प्लीडिंग्स की एम्बिग्यूटी को अगर साफ करना है तो ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट लिया जाएगा। और अगर लिटिगेशन के पर्पज़ का जो डिस्प्यूट है क्या बिटवीन दी पार्टीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं वो क्यों फाइल किए गए हैं, इसके बारे में ऑर्डर 10 रूल 2 का स्टेटमेंट लिया जा सकता है। तो चूँकि बहुत इनका पर्पज़ नहीं रहता है और आजकल प्लीडिंग्स बहुत एम्बिगुअस भी नहीं है, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल अब कोर्ट में कम होने लगा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये हमें जानना चाहिए कि ऑर्डर 10 रूल 1 और ऑर्डर 10 रूल 2 का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका प्रोसीजर है और किन-किन परिस्थितियों में इनके स्टेटमेंट के लिए कोर्ट कह सकती है। तो इन नटशेल मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहूँगा कि फिर से हम उसको दोहरा लेते हैं कि ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट जो लिया जाएगा, वो तो ऑन और बिफोर द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लिया जाएगा और केवल प्लीडिंग्स में जो एम्बिग्यूटी है उनको क्लियर करने के लिए लिया जाएगा। और दूसरी बात, पार्टी टू द सूट और देयर एडवोकेट्स उनको उनका स्टेटमेंट कोर्ट ले सकती है। ऑर्डर 10 रूल 2 में किसी भी स्टेज पर कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है और उसके लिए पार्टीज़ और या पार्टीज़ के साथ जो कोर्ट रूम में प्रेजेंट हैं लोग, अगर कोर्ट ठीक समझती है तो उनका भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है। और जनरली वो लिया जाता है कि रियल डिस्प्यूट क्या है बिटवीन दी पार्टीज़, उसको कन्फाइन करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के बारे में कि भई वो जेन्युइननेस की एडमिट करते हैं, नहीं करते हैं, उसका पर्पज़ क्या है स्टेटमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को दाखिल करने का। तो स्पेशली एम्बिग्यूटीज़ रिगार्डिंग दी डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टीज़, इसके बारे में स्टेटमेंट लिया जा सकता है। और चूँकि ये स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं होते, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादा फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्राडिक्शन उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका पर्पज़ एज़ एविडेंस या एज़ एडमिशन नहीं किया जा सकता, इसलिए अब ऑर्डर 10 के स्टेटमेंट की ज़रूरत ज़रा कम पड़ती है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑर्डर 10 रूल 1 का स्टेटमेंट हो या ऑर्डर 10 रूल 2 का स्टेटमेंट हो, ये इसमें डायरेक्शन है कि कोर्ट को खुद अपने हैंड राइटिंग में या खुद कोर्ट को खुद अपने आप ये स्टेटमेंट लिखने हैं और इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता इस पावर को रीडर पर या किसी और व्यक्ति पर। तो ये मोटी-मोटी बातें हैं ऑर्डर 10 रूल 1 और 2 के बारे में, जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। और जनरली चूँकि अभी इसका बहुत इस्तेमाल नहीं होता, तो कन्फ्यूजन की पोजीशन बनी रहती है और बहुत लोगों को पता नहीं है, ख़ास तौर से हमारे नए साथी जो एडवोकेट्स हैं, जिनके मदद के लिए मैं ये वीडियो अक्सर बनाता हूँ। तो ये जो रूलिंग मैंने नीचे रेफ़र की है, उसे ज़रूर आप पढ़ें। बहुत अच्छी रूलिंग है, जिससे आपको ऑर्डर 10 रूल 1 ऑर्डर 10 रूल 2 का पूरा बात स्पष्ट हो जाएगी। बार-बार मैं कहता रहा हूँ कि इस वीडियो का जो पर्पज़ है, वो एकेडमिक है और यूजुअल डिस्क्लेमर अप्लाई करता है। धन्यवाद। फिर किसी दिन, किसी और वीडियो में, किसी और तकनीकी बात पर बात करेंगे। धन्यवाद।